नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़शाणा पर। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान से संबंधित और जीव विज्ञान के बिंदु रुधिर से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चंस जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे अगली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपके पास आते रहें। और दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चंस के बारे में पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं, उसका आंसर दें, जिससे कि आपको अपना नॉलेज पता लग सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो इस बोर्ड पर है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। दोस्तों, प्रश्न है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं तो आपके सामने रखे हुए हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, डैगस्टेलो, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और दोस्तों, इन नामों की बात करें तो ये सभी ब्लड से कहीं ना कहीं रिलेट रहने वाले नाम हैं। जैसे दोस्तों, मैं सभी नामों के बारे में बात करूं, आपने सुना होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये नाम बहुत ही फेमस है। और ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी जो हार्ट ट्रांसप्लांट का काम किया था वो किसने किया था दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड। दोस्तों, डैगस्टेलो साहब की बात करें तो इन्होंने AB ब्लड ग्रुप खोजा था। देखिए, और जो कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे, इन्होंने रक्त समूह को खोजा था, ABO सिस्टम बताया था। यानी कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने सबसे पहले कहा ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है और ब्लड ग्रुप O होता है। डैगस्टेलो साहब ने AB ब्लड ग्रुप बताया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किया। अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जो है उस पर, वो है विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे कौन थे दोस्तों? विलियम हार्वे वे व्यक्ति थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो याद रखोगे दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, तो आप याद रखोगे उसके लिए विलियम हार्वे। और यहाँ से अपने कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। और अपना प्रयास यही रहेगा कि जितने क्वेश्चंस किसी भी बिंदु से बन सकते हैं वो सभी आपकी प्रश्नमाला के तहत, प्रश्नों के तहत आपकी क्लियर हो जाएं। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रक्त का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों, ये इसलिए आप विशेष ध्यान रखो कि जो भी बातें होती हैं दोस्तों अपने रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित, या फिर अपन बात करें बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक शाखा का नाम देकर नया प्रश्न बना लिया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखोगे इसके बारे में। आप सीधी बात मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर जो बात है जीव विज्ञान की सभी शाखाओं की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या बात है, यहाँ पर कौन कौन सी शाखाएं दे रखी हैं, हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी। देखिए दोस्तों, एक एक की बात कर रहा हूँ। कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के हृदय का अध्ययन किया जाता है, हार्ट का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखोगे कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हृदय का अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी दोस्तों वह शाखा है जिसमें अपन ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनी, जो रक्त धमनी और शिराएं हैं, इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों एंजियोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में अब हिंदी में औतिकी कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, टिश्यू का यानी ऊतक का। और दो लास्ट बता जो दोस्तों हेमेटोलॉजी, इसमें मानव के रक्त ब्लड का अध्ययन किया जाता है। तो चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। रक्त का अध्ययन, इस आधार पर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, एंजियोलॉजी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन और कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत होती है। देखिए ध्यान से दोस्तों, ऑप्शन दे रखे 3.5%, 7%, 0.5% और 10%। और दोस्तों, ये क्या है, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है। फैक्ट सीधे याद रखने हैं, परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। और यहाँ पर ध्यान रखोगे हमेशा कि मानव का जितना वजन है, जितना वेट है, उसका लगभग 7% जो भाग है वो क्या पाया जाता है दोस्तों, उसमें ब्लड पाया जाता है। व्यक्ति के शरीर में रुधिर पाया जाता है, उसके वेट का, भार का 7%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मानव रक्त में
प्लाज्मा एवं रुधिराणु का प्रतिशत भाग क्रम से कितना होता है। इसमें पूछा है दोस्तों, जब अपन ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड के दो पार्ट करते हैं, पहला भाग प्लाज्मा होता है और दूसरा भाग होता है रुधिराणु। और इसके बारे में आप जरूर याद रखोगे दोस्तों, ये जो प्लाज्मा है इसे नॉन लिविंग यानी क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है निर्जीव भाग। और जो रुधिराणु है दोस्तों, इसे कौन सा भाग कहते हैं अपने, सजीव भाग। पहला प्रश्न ध्यान रखना आपको, प्लाज्मा रक्त का निर्जीव भाग है जबकि रुधिराणु सजीव भाग है। और याद रखोगे इनका प्रश्न है कितना भाग, कितने परसेंट भाग में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखोगे। जो निर्जीव भाग या प्लाज्मा है वो लगभग 55% भाग में, जबकि जो रुधिराणु है वो लगभग 45% भाग में पाया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपकी समझ में आई होगी, ये चीज़ भी समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों, इसका इस आधार पर देखोगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 5वां जो प्रश्न है वो है, वह प्रोटीन कौन सी है जो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देती। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, थक्के से संबंधित 2 प्रोटीनों के प्रश्न बनते हैं और इसलिए आप इनके बारे में क्या याद रखना है, 2 प्रोटीन हैं। एक तो याद रखना है दोस्तों फाइब्रोनोजन और एक होती है हिपेरिन। तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो है दोस्तों, ये क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग करती है यानी रक्त का थक्का बनाती है। ये क्या करती है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाती है। दोनों अपोजिट काम करती हैं। और एक ऑप्शन नंबर 3 जो है ये होती है हिपेरिन, और हिपेरिन क्या नहीं होने देती है, रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनने नहीं देती हैं। तो दोनों याद रखोगे, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाती है, जबकि हिपेरिन जो प्रोटीन है वो थक्का नहीं बनने देती है। और जो जोंक जीवाणु है, जो जोंक जीव है, वो अपने मुंह से लगातार हिपेरिन का स्राव करेगा, जिससे कि वो जिस जीव के साथ जुड़ा हुआ होगा वहाँ रक्त का थक्का नहीं बनेगा और इसे लगातार पोषण प्राप्त होता रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 6 नंबर का प्रश्न है, आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। और ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। याद रखना है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत खास से पूछ लिया जाता है कई बार, कौन सी शाखा को किस नाम से जाना जाता है, इसलिए अपन देखेंगे आरबीसी को नाम क्या है, वो इसमें क्या खास है। सभी नाम याद रखने हैं दोस्तों, ये प्रश्न ग्रुप डी की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है और मैं इसके सभी के नाम बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इरिथ्रोसाइट किनको कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है, याद रखोगे दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं दोस्तों, अपने WBC को कहते हैं। और मोनोसाइट क्या है दोस्तों, ये WBC का ही एक टाइप होता है। तो इस आधार पर अपन ने चारों ऑप्शन की व्याख्याएं कर ली और 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है और WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में आरबीसी व WBC का अनुपात क्या होता है। मानव रक्त में आरबीसी व WBC का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसके लिए मैं आपकी ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक बात लिखूंगा मैं केवल और वहाँ से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मानव रक्त में जो रुधिराणु होते हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आरबीसी होता है दोस्तों, एक पाई जाती है WBC और एक ब्लड प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु जिसे हिंदी में कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इनका कितना % भाग होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना % भाग किसका होता है। आरबीसी, WBC और अपना जो अनुपात होगा प्लेटलेट्स का वो लिख देता हूँ मैं। एक तो है दोस्तों आरबीसी, एक है दोस्तों WBC और एक है दोस्तों प्लेटलेट्स। और इनका यदि रेशियो पूछा जाए तो आप याद रखोगे 600 आरबीसी पर लगभग 1 WBC पाई जाती है और वहीं जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 40 होती है। यहाँ याद रखोगे दोस्तों आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स का जो रेशियो है वो है 600:1:40 यानी 600:1:40। और अपने क्वेश्चन पर आ जाइए वापस।
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, तो 600:1 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वां प्रश्न। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटाने पर शेष भाग कहलाता है। अभी बात हुई थी दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और मैंने बताया था ये रक्त का थक्का बनाने में यानी ब्लड क्लोटिंग में काम में ली जाती है। देखिए दोस्तों क्या है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटाने पर शेष भाग को क्या कहेंगे, ये सीधा फैक्ट है, और फैक्ट को सीधा याद रखोगे उसे क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, उसे नाम दिया जाएगा सेरम। और देखिए ये प्लास्टिन जो ट्रम है ये अपन काम में लेते हैं रक्त के जो थक्का निर्माण की विधि होती है उसमें, और बोलस और काइम दोस्तों ये पाचन जब पढ़ेंगे वहाँ के वर्ड हैं। तो याद रखना है दोस्तों सेरम क्या है, यदि रक्त से या प्लाज्मा से अपन फाइब्रिनोजन हटा दें तो शेष जो प्लाज्मा है उसे क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की तरफ। थाइमस ग्रंथि का मुख्य संबंध किससे होता है। दोस्तों ये ब्लड से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अपन अंतःस्रावी तंत्र में मिक्स करके पढ़ रहे हैं। और दोस्तों थाइमस ग्रंथि के बारे में आप जानते हो, वो हृदय के ऊपर पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, और ये ग्रंथि क्या करती है दोस्तों, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। अतः मैं कह सकता हूँ ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और ऐसे का ऐसा कार्य कौन से रुधिर कणिका द्वारा किया जाता है, रुधिर आरबीसी करती है कि डब्ल्यूबीसी करती है या प्लेटलेट्स, ये यदि अपने को पता है तो अपन इसका आंसर दे सकते हैं। ध्यान रखोगे दोस्तों आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, O2 का परिवहन। प्लाज्मा क्या करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, हार्मोन्स का। प्लेटलेट्स क्या, ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त के थक्के का निर्माण करता है। बचा कौन दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, और ये डब्ल्यूबीसी भी दोस्तों क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि थाइमस ग्रंथि और डब्ल्यूबीसी दोनों ही प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, और उसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। आप दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें भी चारों ऑप्शनों को ध्यान रखना है। 4 प्रश्न यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बनते हैं दोस्तों। कौन कौन से अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आप याद रखोगे दोस्तों न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, संपूर्ण डब्ल्यूबीसी में लगभग 65% भाग में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। तो याद रखना है अपने को दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी ये क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। बेसोफिल्स लगभग 1% या 0.5 से 1% तक पाई जाने वाली है। तो ये क्या होती हैं दोस्तों, ये मिनिमम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। और मोनोसाइट की बात की जाए तो मोनोसाइट क्या है दोस्तों, इस मोनोसाइट की बात करें तो ये क्या होती हैं दोस्तों, सबसे बड़ी आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे दोस्तों कौन सी हैं, मोनोसाइट होती हैं। और लास्ट लिम्फोसाइट, ये आकार में क्या होती हैं दोस्तों, सबसे छोटी। तो अपना क्वेश्चन था दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट। यदि पूछे संख्या में या परसेंट में सर्वाधिक न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल, सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट करें। और बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भक्षण करने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती हैं। भक्षण का मतलब यदि बाहर से कोई चीज़ें आ रही हैं, कोई भी रोगाणु वगैरह जीवाणु वगैरह आ रहे हैं तो उनका भक्षण कौन सी डब्ल्यूबीसी कर सकती हैं। तो इसमें याद ये रखना है, एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, अभी पीछे पढ़ी है अपन ने। एक तो न्यूट्रोफिल्स प्लस एक जो मोनोसाइट होती हैं दोस्तों, मोनोसाइट, ये दो क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी डब्ल्यूबीसी हैं जो क्या करती हैं, बाहरी जीवाणु का भक्षण करती हैं। और इनका दूसरा नाम भी याद रखना है, इनको कहा जाता है दोस्तों फेगोसाइटिक सेल या फेगोसाइटिक कोशिका। तो ये यहाँ पर याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट बाहरी जीवाणु का भक्षण करती हैं, इसलिए इन्हें भक्षण करने वाली डब्ल्यूबीसी या फेगोसाइटिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, और 12, HIV से प्रभावित डब्ल्यूबीसी कौन सी है। पहली बात तो देखिए HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, एड्स रोग का जो वायरस है वो क्या है दोस्तों,
वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एड्स के कारण व्यक्ति की मृत्यु न होकर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो HIV वायरस का आक्रमण होता है वो कौन सी लिम्फोसाइट पर होता है, और कौन सी लिम्फोसाइट पर होता है? फैक्ट है, सीधा ध्यान रखोगे, T लिम्फोसाइट पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, T लिम्फोसाइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, रुधिर का वह भाग जो केवल स्तनधारियों में उपस्थित होता है। और दोस्तों अभी बात की थी, यदि आप इसके बारे में समझ पा रहे हो तो अपन क्या लिखेंगे, इनके जो नाम है वो एक बार दोबारा देख लीजिए आप। ल्यूकोसाइट किसे कहा था अपन ने? ल्यूकोसाइट कहा था दोस्तों WBC को। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं दोस्तों? अपन RBC को। लिम्फोसाइट किसे कहते हैं दोस्तों? ये क्या है? WBC का ही एक टाइप है, WBC का क्या है? एक टाइप है। और थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स में। और इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है, कौन सा ऐसा भाग है रक्त का जो केवल मैमल्स यानी स्तनधारियों स्तनियों में पाया जाता है? तो याद रखोगे दोस्तों, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो केवल और केवल मैमल्स में यानी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। और इस आधार पर इसका जो प्रश्न होगा, वो प्रश्न जो होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त के थक्के निर्माण में कौन से आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अभी अपन बात करें दोस्तों, बहुत से नाम ले चुके हैं रक्त के थक्के निर्माण के लिए। एक बार मैं पूरा ब्लड क्लोटिंग की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। देखिए दोस्तों, एक तो अपना जो रुधिराणु था उसमें था प्लेटलेट्स। एक तो क्या होती हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण होती हैं। प्लस एक होता है दोस्तों विटामिन के, एक होता है दोस्तों कैल्शियम आयन, और दोस्तों इनके अलावा एक प्रोटीन और होती है जिसे नाम दिया जाता है फाइब्रिनोजन। अभी बात की थी दोस्तों पीछे वाले वीडियो में, पीछे क्वेश्चन में। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, रक्त के थक्के निर्माण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है? प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम आयन और फाइब्रिनोजन। आपसे प्रश्न पूछा था कौन सा आयन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन। आपसे पूछ ले प्रश्न निम्न में से किसका संबंध रक्त के थक्के निर्माण से नहीं है? उसमें ऑप्शन दे दे, प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम आयन और हिपेरिन। तो आपका आंसर ध्यान होना चाहिए, वहाँ पर गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15, और 15वां है, रक्त के किस भाग द्वारा पचे हुए भोजन व हार्मोन का संवहन होता है? अभी पीछे बात कर चुका हूँ दोस्तों इस बात की, अभी बात की थी सभी के बारे में। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का निर्माण करती हैं दोस्तों, जो WBC है वो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। RBC क्या करती हैं दोस्तों? हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और बची क्या दोस्तों? प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा क्या करता है? हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा जो फूड है यानी अपना पचा हुआ भोजन जो है, इनका स्थानांतरण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। याद रखना है दोस्तों, प्लाज्मा वह भाग है जो हार्मोन तथा भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में आएगा तो बहुत से विद्यार्थी गलत करके आएंगे, आपको पता होना चाहिए इस बात का। आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है दोस्तों हमारी टेक्निकल टीम, इसका फ़ायदा जरूर मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मानव रक्त समूह तंत्र कहलाता है, यानी मानव का रक्त समूह तंत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, पीछे मैं बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर साहब, कार्ल लैंड स्टीनर। और इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले एक तंत्र खोजा था मानव के लिए, ABO तंत्र या ABO सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एंटीजन होता है हमारे ब्लड में A प्रकार का है तो A ब्लड ग्रुप, B प्रकार का है तो B ब्लड ग्रुप, और कोई सा ही नहीं है तो O प्रकार का ब्लड ग्रुप। और इस आधार पर जो मानव का जो समूह है, रक्त समूह तंत्र, वो कौन सा कहलाता है? ABO सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? प्रश्न ये बहुत खास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंटीजन की बात हो रही है, एक तो होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप में दोस्तों एंटीजन,
और एक होती हैं दोस्तों एंटीबॉडीज़। एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये दोनों, कि यदि एंटीजन जैसा होगा वैसी कभी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, एंटीजन जो पाए जाते हैं वो हमेशा कहाँ पर मिलेंगे आपको, आरबीसी की सतह पर, जबकि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कहाँ मिलेंगी अपने को, प्लाज्मा पर मिलेंगी, प्लाज्मा में। दोस्तों याद रखोगे, प्लाज्मा में क्या मिलता है, प्लाज्मा में मिलती हैं दोस्तों एंटीबॉडीज़, और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मानव रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। हम देखिए दोस्तों, अभी बात कर रहे थे कि एक तो एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन से करते हैं कि एंटीबॉडी से करते हैं कि आरएच कारक से करते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, कार्ल एंड स्टीनर साहब ने बताया था कि जिस प्रकार का एंटीजन होगा व्यक्ति के शरीर में, उसी प्रकार का उसका रक्त समूह माना जाएगा। यानी यदि ए प्रकार का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए। यदि बी प्रकार का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा माना जाएगा, बी। ये क्या है दोस्तों, ये लिख रहे हैं पर एंटीजन, और ये क्या है, इनका रक्त समूह है। ये है दोस्तों इनका रक्त समूह है। और यदि दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं ए बी, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी। और यदि कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ओ। तो यहाँ से अपने चीज़ें समझ में आई होंगी कि अपन क्या कहते हैं, जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप माना जाता है। इस प्रकार रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन से करते हैं। और दोस्तों आरएच कारक क्या निर्धारित करता है, तो जो अपन प्लस माइनस लगाते हैं, जैसे ए प्लस या ए माइनस, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिसाइड करता है वो तो आरएच फैक्टर करता है। जबकि जो केवल और केवल बात करें किसकी, अपन बात करें रक्त समूह की, ए बी ओ टाइप का, तो वो कौन करता है दोस्तों, वो एंटीजन करता है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है क्योंकि। अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं थी, जिसने पिछले प्रश्न ढंग से समझा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप देख लीजिए, ए बी रक्त समूह को ए बी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीजन, ये एंटीजन की बात करूँ, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। और अभी बात की, जैसा होगा एंटीजन वैसी कभी भी एंटीबॉडी उसमें नहीं पाई जाएगी। यदि ए एंटीजन है तो उसमें कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, और बी भी है साथ में तो उसमें बी प्रकार की एंटीबॉडी भी नहीं पाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर एंटीजन तो क्या है दोस्तों, इसमें दोनों पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी क्या है, कोई सी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कहा गया है अपन ने कि इसमें पहला ऑप्शन है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो ये क्या बात सही है, क्या देखिए अपन ने लिखा है, ना तो ए एंटीबॉडी होगी और ना ही बी एंटीबॉडी होगी। इस आधार पर आप कह दोगे दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा, 2। और यदि बात करें दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप देखिए इसे कहते हैं ए बी को सर्वग्राही, जबकि ओ को कहते हैं सर्वदाता। वो क्यों, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है नील, ना तो एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है। तो दोस्तों अगर एंटीजन कोई सा भी नहीं है तो उसमें ए एंटीबॉडी भी होगी और उसमें दोस्तों बी एंटीबॉडी भी होगी। तो उसे सर्वदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी तो पाई जाती है लेकिन कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि ए बी रक्त समूह में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। और चलते हैं अपन अगले 20वें प्रश्न पर। एक व्यक्ति जिसका समूह रक्त समूह है ओ पॉजिटिव है, किसे रक्त चढ़ाया, उसे किस समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है, उसे कौन से ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखोगे दोस्तों, आरएच फैक्टर का रोल इसमें क्या है, जो प्लस वाला है दोस्तों वो किससे दान कर सकता है, केवल प्लस वाले का रक्त प्लस वाले को ही दिया जा सकता है, जबकि माइनस वाले का रक्त प्लस वाले को भी दिया जा सकता है और माइनस वाले का को भी दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस वाले को भी दिया जा सकता है। अब मेरा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव। अब इसे किसका रक्त चढ़ाया जाता है, यानी इसे ग्रहण करना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये प्लस वाले से भी ले सकता है और
माइनस वाले से भी ले सकता है। अब ओ वाला सर्वदाता है, ग्राही तो है नहीं, ये किसी से ग्रहण नहीं करेगा, ये केवल दान कर सकता है, इसलिए इसे क्या चाहिए, केवल ओ। तो इसे किस किस का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ब्लड इसे दे सकते हैं। यानी इसका पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन ए व बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 21 ए नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का रुधिर निम्न में से किसे नहीं चढ़ाया जा सकता है। प्रश्न पढ़े दोस्तों, क्या लिख रखा है, नहीं दे सकते। तो देखिए सीधी बात क्या है कि सबसे पहले आप देखिए किसका रक्त देना है, ए नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का, यानी किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, मान लीजिए ए नेगेटिव। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव। तो मेरा ब्लड ग्रुप मैं किस किस को नहीं दे सकता हूँ और किस किस को दे सकता हूँ, पहले मैं ज्ञात कर लेता हूँ कि किसे मैं दे सकता हूँ, तो जो बाकी बच गए उन्हें मैं नहीं दे सकता। पहली बात तो आप समझोगे दोस्तों, माइनस का है तो माइनस वाला माइनस वाले को भी दे सकता है और प्लस वाले को भी दे सकता है। कौन कौन से को दे सकता है दोस्तों, ये दे सकता है ए नेगेटिव को, इसके अलावा प्लस वाले को भी तो दे सकता है दोस्तों ए पॉजिटिव को। इसके अलावा देखिए दोस्तों ए बी जो है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, तो ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और माइनस का है तो माइनस वाले को तो देगा ही देगा, ये भी नेगेटिव को, इनको दे सकता है। अब मेरा प्रश्न था किसको नहीं दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, यानी सभी को दे सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया, इनमें से कोई नहीं, इन सभी को ये रक्त दे सकता है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 22, माता एवं पिता का रक्त समूह क्रम से ए व ए बी है, तो उनके संतान का रक्त समूह कौन सा नहीं होगा। देखिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगाना है अपने को, ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो आप पता कर लीजिए, आपके सामने आंसर जरूर मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का कैसा है, ए बी। और यहाँ मैं बना देता हूँ इसके साथ सुविधा के लिए ओ, और अब इनके देखिए डायग्राम बनाइए, ओ के साथ ओ मिलाया ओ है, ओ के साथ बी मिक्स किया ओ बी, ए के साथ ए मिलाया डबल ए और ए के साथ बी मिलाया ए बी, ये हैं। अब कौन कौन से ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ये ओ ए का मतलब यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, ये है दोस्तों बी, ये फिर से क्या है दोस्तों ए, और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ए बी। तो अपने चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इनकी संतान जो होगी वो ए ब्लड ग्रुप की हो सकती है, बी की हो सकती है, ए की हो सकती है या फिर ए बी की हो सकती है। अब देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या इनकी संतान ए ब्लड ग्रुप की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है साहब। दूसरी बी की हो सकती है, बिल्कुल बी की भी हो सकती है, ए बी की हो सकती है, ए बी की भी हो सकती है। कौन से की नहीं हो सकती, ये मेरा क्वेश्चन था, तो इस आधार पर आपने देख लिया इसका आंसर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, उनकी संतान ओ ब्लड ग्रुप की नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23, अब सीधे फैक्ट का क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है, तो ये याद रखना है दोस्तों आपको, ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ऑप्शन कुछ ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों, जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं वो वाले ऑप्शन देगा एग्जामिनर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, ये भी आपको याद रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होता है उसका जो डेंसिटी यानी घनत्व होती है वो क्या होता है, मैक्सिमम, ये क्वेश्चन भी याद रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रक्त को रखा जाता है, इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 वो क्या है, ब्लड बैंक में रक्त को लगभग कितने दिनों तक रखा जा सकता है, एक रक्त जो ब्लड बैंक है उसमें कितने दिन तक रक्त को रखा जा सकता है। याद रखोगे दोस्तों ब्लड बैंक में ये भी फैक्ट है, लगभग 42 डेज यानी 42 दिन तक रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके बाद में देखिए इस 42 दिन को अपने क्या लिख सकते हैं, 6 सप्ताह लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, 42 दिन या 6 सप्ताह तक ब्लड बैंक में रक्त को रखा जा सकता है, इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। अभी अपन ने बात की थी हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन रक्त को नहीं जमने देती थी, वो थी हिपेरिन। अब है ब्लड बैंक में कौन नहीं जमने देता है, तो देखिए दोस्तों जो अपन ने ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा किया है उसमें मिला देते हैं सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। और ये सोडियम साइट्रेट क्या करता है दोस्तों, रक्त को नहीं जमने देता है। इसमें ये नाम और याद रख लेना दोस्तों, सोडियम हाइपोक्लोरेट, जिसे अपन लिखते हैं दोस्तों HClO,
और याद रखना दोस्तों, ये HClO वही है, सोडियम हाइपोक्लोरेट वही है जिसका छिड़काव किया जा रहा है अपन किसके लिए, अपन सैनिटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं किस कौन से वायरस को दूर भगाने के लिए, कोरोना वायरस में जो छिड़काव कर रहे हैं ना दोस्तों, जो दवाइयों के रूप में जो अपन छिड़काव करें वो किसका करें, सोडियम हाइपोक्लोरेट HClO का। ये करंट का क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में नए जोश जुनून के साथ और लेके आएंगे अपन मानव हृदय या हार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।